हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं अपने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ईयर 2024। तो अभी तक हम इसमें ईयर 2024 में सेट 1 को कर चुके हैं। आज हम सेट 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब ये सेट्स बनते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, कुछ इसमें नए डाले जाते हैं। इस तरीके से इन सेट को बनाया जाता है। तो आज भी हम यही लेकर आए हैं, यानी कि अभी हमने आपको सेट 1 कराया है, तो अभी आप जब सेट 2 करोगे तो कुछ चीज़ों को इसमें सिमिलर पाओगे कि जो सेट 1 में भी थी वो सेट 2 में भी हैं। ऐसा ही होता है। जैसे पहला हमारा था 311, तो ये वाला सेट है हमारा 312। तो थोड़ी ही चीज़ें जो हैं वो फ़र्क में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? चलिए, तो आज जो हम ये कर रहे हैं, इससे पहले हम आपको ईयर 2021, 22, 23 कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्या सैम्पल पेपर, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो तो हम अगले वीडियो से करेंगे, लेकिन अभी हम ये वाला पेपर कर लें ताकि समझें कि क्वेश्चंस और किस तरीके से आए हैं, या जिनमें जो पुराने भी आए हैं उनमें क्या कोई बदलाव है या वैसे के वैसे ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ निर्देश। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ईयर 2023 और 24 का पेपर पैटर्न सेम था, जिसमें आपके पास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो सेक्शंस आपको दिए गए थे। एक पूरा का पूरा खंड आ जो है आपका ऑब्जेक्टिव था, खंड बा आपका सब्जेक्टिव था। तो सेम जो 23 में था वैसे ही पैटर्न 24 में था, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में पैटर्न चेंज हुए हैं, जिनको मैंने आपको सीबीएसई मॉडल पेपर के थ्रू समझाया भी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हम सैम्पल पेपर करेंगे तब काफ़ी हद तक इस पैटर्न को समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 24 का हम कुछ निर्देश देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्धारित समय 3 घंटे का, जाहिर सी बात है पूरा 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल मैक्सिमम मार्क आपके 80 के हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं ये 80 मार्क्स का मिला था, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपको स्कूल के इंटरनल के बेसिस पे मिलते हैं, है ना। देखिए क्या है कुछ सामान्य निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। तो जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है और सब कुछ पालन भी करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे हम क्या करेंगे पढ़ के, या इनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। बेटा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें एज इट इज़ आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस को तो मैंडेटरी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो आंसर शीट है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाती है। देखिए क्या दिया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जो 2 खंड दिए गए हैं आ और बा, उसमें आपको टोटल मिलाकर 17 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आपके खंड आ में हैं और 7 प्रश्न आपके खंड बा में हैं। तो इनमें जितने प्रश्न दिए गए हैं 1 से 17 तक आपको सब करने हैं। तो बोलोगे फिर ऑप्शंस। इनके अंदर आपके सामने कुछ उप प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। देखिए क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय वस्तुपरक और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। समझ में आया। इस खंड में खंड आ और खंड बा 2 ही खंड है, और खंड आ बहुविकल्पीय वस्तुपरक है, यानी कि खंड आ में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और खंड बा में आपके पास वर्णात्मक प्रश्न है। खंड आ में कुल 10 प्रश्न है। जैसे मैंने बोला ना कि 17 में से 10 प्रश्न आपके सिर्फ खंड आ में दिए गए हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है, यानी कि कितनी 44। उसके अंदर जो 10 प्रश्न है उनके अंदर 44 प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो जो अंदर आपको दिए गए हैं उनमें से सिर्फ 40 प्रश्न करने थे। ठीक है, तो यानी कि 44 में से 40 करने, यानी कि 4 ही कहीं ऐसे हैं जो आपको लीव करने होंगे, और वो सेक्शन आपका रहेगा व्याकरण का। ठीक है, खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं। 17 में से 10 तो खंड आ में पूछ लिए, तो बचे हुए 7 कहाँ आएंगे, खंड बा में। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो आपके पास 7 प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के साथ अंदर विकल्प मौजूद हैं। इन विकल्पों को हमें ध्यान से देखना है और उसी के हिसाब से हमें आंसर्स करने हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि भाई 5 दिए गए हैं हम 5 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे,
जो निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, जो आपको 4 आते हैं उन्हीं 4 को करिए। अगर आपको 5 आते हैं तो भी उसमें जो एक में डाउट होगा उसे किनारे कर दीजिए, उन 4 को ही करें। तो जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उन निर्देश के हिसाब से ही उसे फॉलो करना है। फिर आते हैं यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए। 1 से लेकर 17 तक के प्रश्न सीक्वेंस वाइज किए जाएंगे। ये मत करिएगा कि पहले हम प्रश्न संख्या 10 कर लेते हैं, फिर 9 कर लेते हैं, फिर 6 कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आपको 1 से लेकर 17 तक के प्रश्न जिस ऑर्डर में आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उनके आंसर वैसे ही आंसर शीट में उस सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पेपर आपके पास में क्या दिया गया है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो हमारे पास सबसे पहले आया है एक काव्यांश। ठीक है, ये अपठित, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास अपठित काव्यांश है, फिर गद्यांश है। इन दोनों को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन पर 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, हमें वो करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रश्न संख्या जो पहली है, जिनमें आपको एक अपठित काव्यांश दिया गया है, जिसमें से आपके पास कितने 5 प्रश्न हैं बहुविकल्पीय, 5 करने हैं। चलिए देखिए क्या, सच से हटकर जिए तो क्या जिए हम या की तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी रही यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिलें काटें चुने कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दें इस प्यार को, वह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। तो इस पूरे काव्यांश में पढ़ते पढ़ते जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो इतना ये था कि यहाँ पर कवि ये व्यक्ति को या श्रोता को, जिसको भी ये कविता पढ़ रहा है, पाठक है या श्रोता है, सभी को अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से डरकर भागने की प्रेरणा नहीं देता। आपका संघर्ष है, आपको ही लड़ना है, आपको झुकना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उन मुश्किलों से मुड़कर भागना नहीं। ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है और उन संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बार जब आप कविता पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कवि कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखते हैं, इन पर 5 प्रश्न हैं। क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है? चलिए बताइए, अगर हम अपने आप से लड़ते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, अपनी शारीरिक कमजोरियों से लड़ना या अपनी मानसिक व्याधियों से लड़ना। तो यहाँ पर 2 आंसर मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। एक तो पहला, अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना और अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना। तो ये दोनों ही जो है, जैसे होता है ना कि हमारी जो कमजोरियां होती हैं हम उनकी वजह से डरते हैं संघर्ष से और हम पीछे हट जाते हैं। दूसरा अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद क्यों होता है? हमें लगता है हम रास्ते से चल रहे हैं, हो सकता है ये ना सही हो के हम जो पहले सोच रहे थे वो होगा। तो एक हमारे अंदर ही बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कभी कभी कुछ निर्णयों को लेकर हम फर्क में होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले लगा देते हैं, चलिए वो लगा देते हैं, अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना। अगर आप कमजोरियों पर भी लगाओगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, कविता किताब से दोनों ही सही है। दूसरा प्रश्न है, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है? जो नत हुआ वह मृत हुआ, यानी कि जो रुका या जो झुका वो एक मरे हुए के समान होता है, जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता होता है। एक बार गिर गया मुरझा के तो गिर गया, मर गया। तो जो संघर्षों से हार जाते हैं या निराश हो जाते हैं वो इसी तरीके के। अब ये ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, झुकना घमंड का परिचायक है, झुकना विनम्रता का परिचायक है, झुकने वाला मृतक के समान है, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। तो जो नत हुआ वो मृत हुआ, सही क्या है? स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। यानी कि जब हमारे सामने जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उससे हम डर जाएंगे, तो यानी कि अपने स्वाभिमान से हम समझौता कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वो मरे हुए के समान होगा।
प्रश्न संख्या 3 है, काव्यांश का संदेश क्या है। अब ये पूरे हमने काव्यांश पढ़े हैं, इसका संदेश क्या है। हर प्रकार की परिस्थिति से समझौता कर स्वयं को ढालने का संदेश दिया गया है। जीवन जीत की संभावना वाले मार्ग पर ही आगे बढ़ने का है। कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उससे हार न मानने वाला का है। हार की संभावना होने पर नवीन लक्ष्य के निर्माण का है। तो सही क्या है कि भाई कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार नहीं माननी है। हमारे जीवन में भाई संघर्ष आते रहते हैं, विपत्तियां आती रहती हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न है, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। कांटे और कलियां, कांटे यानी कि दुख हुआ और कलियां यानी कि सुख हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सुख और दुख नहीं, क्योंकि पहले कांटे हैं तो पहले दुख आएगा, कलियां हैं तो पहले सुख आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक। नंबर 5 है, कथन और कारण आधारित प्रश्न। यहाँ क्या दिया गया है, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखें क्या है। मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। जो मानव है उसका जीवन संघर्षपूर्ण है, बिल्कुल सही है। पल पल हर जगह हमें संघर्ष देखने को मिलता है। फिर है, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अब यहाँ पर देखिए बात सही है, हैं दोनों सही। मानव जो है वो जीवन उसका संघर्ष एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने जीवन में सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सही लग रहा है। तो जो मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, कथन सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये डी नहीं, यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि भाई संघर्ष है यानी कि क्या है, चाहे जैसी स्थितियां उनका हम सामना करते हैं, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो है वो थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्यों। यहाँ पर इन्होंने एक चीज दे दी, सम और विषम, यानी कि सम मतलब है कि जो मेरे साथ परिस्थितियां हैं हम उनसे भी संघर्ष करते हैं, विषम से तो हमें करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ये सही होता, इसको हटा दो, मानव मात्र को अपने जीवन की हर विषम परिस्थितियों का डर कर सामना करना चाहिए, तो ये वाले को सही से व्याख्या करता। लेकिन ये सम देने से क्या हुआ कि ये व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये सम आ जाने से ये जो है व्याख्या होते होते गलत हो जाती है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर हमारे पास एक अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्नों को हमें करना है। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है, भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, इसको ज्यादा प्रचार प्रसार में लाना है, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित होता गया। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में होती है, यानी कि हम जो कोई भी चीजें सोचते हैं, मान लीजिए कोई भी विचार कर रहे हैं, तो हम कौन सी अगर आप बांग्ला बोलते हो तो सोचना देखना आप बांग्ला में सोचोगे, अगर कोई पंजाबी बोलता है तो पंजाबी में सोचेगा। तो जो भाषा हमारी मातृभाषा हमारे सबसे करीब होती है तो हम उसी में सोचते हैं। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करें तो वो बात दिल तक पहुंचती है। तो मतलब कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक टच करती हैं। ये कौन सी होती हैं, हमारी मातृभाषा। सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे उससे बात नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत टची रहेगा। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज एवं सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना
पड़ता है। हम अपनी भाषा में तो समझेंगे, लेकिन हमसे कोई दूसरी भाषा में बात करेगा तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। विश्व भर में शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के महत्व दिया है कि मतलब सभी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करवाने वाले देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। यानी कि वो देश जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की शिक्षा पढ़ाते हैं, वहां पर मेडिकल की जो सुविधाएं होती हैं वो ज्यादा अच्छी हैं। जैसे चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभाषा को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती तो हम आज विश्व में और अधिक बेहतर स्थिति में होते। वर्तमान में इस स्थिति में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब हमने बदलाव शुरू किया, अपनी प्रगति की तरफ हम बढ़े, तो हमने अपनी मातृभाषा को ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज जो भाषा छोड़कर गए, हम उसके पीछे पड़ गए। यानी कि हमने सारी शिक्षा अपनी अंग्रेजी में करना शुरू कर दिया। भाई वो कॉन्वेंट एजुकेशन लेकर आए, आज सब मोस्टली कॉन्वेंट एजुकेशन चलता है, आज सब इंग्लिश में चलता है। क्यों हमारी मातृभाषा हिंदी में चीजें नहीं होती? अब बहुत जरूरी है कि इस तरफ कदम बढ़ाए जाएं, शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, चलिए अब आगे इस पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है, कोई भी देश के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना, चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार होना, किसी भी भाषा में शिक्षा होना, या मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार हो, तभी कोई भी देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं? जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं वो देश अच्छी स्थिति में है ना। देखिए क्या है, मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले, अपनी राष्ट्रभाषा को मातृभाषा बनाने वाले देश, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को समान मानने वाले देश, या अंग्रेजी भाषा से दूरी बनाने वाले। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि में वे देश आगे हैं जो अपनी मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करते हैं। तो सही क्या है? मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण हैं? भारत में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अपेक्षाकृत कम विकसित हुई, इसका कारण क्या है? हिंदी भाषा का वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, उपयुक्त प्रयासों का अभाव, या स्थानीय शिक्षा इच्छा शक्ति का अभाव। तो सही यहाँ पर क्या है? उपयुक्त प्रयासों का अभाव, यानी कि जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं किए गए। इसलिए क्या हुआ कि हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और इस जब प्रयास नहीं हुआ तो इसके चलते अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ने लगा था। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है? मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। बात सही है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही है? चलिए देखते हैं। मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है। बात सही है, मातृभाषा में जो ज्ञान मिलता है वो आसान होता है, इसलिए वो हम ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं। दूसरा है, मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना जटिल है। नहीं, ये गलत है। मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप में होती है। हाँ, ये मान सकते हैं, लेकिन ये बात हमारे गद्यांश में नहीं दी गई है। मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए पर। चलिए 5th क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन है, उसको पढ़ना है, फिर कारण देखना है, फिर देखते हैं नीचे कौन से हमारे ऑप्शन सही है। पहला है, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है कि हम इसमें बदलाव करें। कारण देखिए, शिक्षा के माध्यम में के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण सही है। और कथन
जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया था हमारा सही है। ठीक, चलिए अब हमारा अपठित बोध खत्म हो गया। अब हमारा शुरू हो रहा है व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें हमारे पास प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6, इनमें हमारे पास हमारे व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ठीक है, तो करें प्रैक्टिस। देखिए क्या है। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, किस पे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद में। इन 5 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुविकल्पीय है तो 1 नंबर का 1 रहेगा, तो 4 करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है। यद्यपि जीप कस्बे से आगे बढ़ गई, परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पहले ही वाक्य में यद्यपि लग गया। ठीक है, परंतु तो हमारा दोनों में ही आता है, मतलब मिश्र वाक्य में भी आता है और संयुक्त वाक्य में भी आता है। तो मगर पहले वाक्य में अपूर्णता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक मिश्र वाक्य है, इसे हमें सरल वाक्य में देखना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। बिल्कुल सही है, सरल वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीप कस्बे से आगे बढ़ गई और हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ये तो संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्य है, बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और जीप कस्बे से आगे निकल गई। ये भी एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे आते हैं। जब जीप कस्बे से आगे बढ़ गई तब हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ये एक मिश्र वाक्य है। तो सही है हमारा ए ऑप्शन। कौन सा है? जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। दूसरा प्रश्न है। वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए भी दूसरों के में दोष निकाला करते थे। अब बनाना है इसका संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए क्या है। वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। सही है, ये संयुक्त वाक्य लग रहा है। पहला वाक्य पूर्ण है और परंतु अव्यय लगा हुआ है। हालांकि वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकालते हैं। अब पहले वाक्य में हालांकि लग जाने की वजह से ये मिश्र वाक्य में आ गया। नेक्स्ट है। जो स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले वाक्य में जो लग गया है, इस वजह से ये मिश्र वाक्य में आ जाता है। नेक्स्ट है। स्वयं पढ़ना लिखना ना जानने वाले भी अक्सर दूसरों में दोष निकालते। तो ये सरल वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य हमारा कौन सा है? यहाँ पर पहला, जो स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में जो ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से मिश्र वाक्य ढूंढना है और नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी इस बात का खंडन ही करते हैं। तो ये तो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य तो नहीं आ रहा। बौद्धों का त्रिपटी प्राकृत में रचा गया और यह महाभारत से भी बड़ा है। तो ये तो संयुक्त वाक्य में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या है? मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। देखिए, बौद्धों का त्रिपटी प्राकृत में लिखा गया है, संयुक्त वाक्य है, बीच में और लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। लेखक ने स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना। तो हमें ये सरल वाक्य लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि कोई शिक्षा प्रणाली स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताए तो उसमें संशोधन होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 4th वाला ऑप्शन जो है वो ही मिश्र वाक्य होगा। देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 4th जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है जो सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। मुख्य गायक की सफलता में उसका भी सम्मान छिपा है। सही लग रहा है हमें, तो सरल वाक्य लग रहा है, क्योंकि हमें सरल वाक्य नहीं है वो ढूंढना है।
संगतकार गायन के स्थाई का स्वर हमेशा पकड़ कर रखता है, ये भी सरल है। संगतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध बनी रहती है, ये भी सरल है। जो मुख्य गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है। तो लास्ट वाक्य जो आप देख रहे हैं, जो मुख्य गायक है, पहले में ही आपको जो लग गया तो ये बन गया मिश्र वाक्य। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, चलिए यहां पर क्या दिया गया है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास इधर और इधर ऑप्शन दिए गए हैं, इधर सेंटेंस है, इधर जो है आपके पास दिया गया है वाक्य। चलिए लगा ले यहां पर। देखिए क्या है, जो बात तथ्य आधारित है उसे तो बेझिझक मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो और उसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सीधे सीधे हमारा क्या हो रहा है, मिश्र वाक्य हो रहा है। तो नंबर 1 का हो गया 3। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ए में है नंबर 1 पे 3, बी में है नंबर 1 पे 3, यहाँ पर कट करिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे से बाहर हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नंबर 3 और नंबर 3 सही चल रहा है। बरसात में बच्चे बाहर जाते और माता पिता डर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, तो ये हमारा कहाँ चला गया, आपका संयुक्त वाक्य में। तो दूसरे का ऑप्शन सही कहाँ है, यहाँ पर है आपका पहला, सेकंड का है फर्स्ट। तो चलिए देखिए यहाँ पर है सेकंड का फर्स्ट है, यहाँ सेकंड का 2 है, तो 3 ऑप्शन कट कर दो। आजकल माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। तो यहाँ पर तीसरे का दूसरा है, तो तीसरे का दूसरा है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है। देखिए ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पद परिचय आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्नों का जो है वो उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या, निम्नलिखित पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 4 करेंगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, पद परिचय में अक्सर आप लोग जो है वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है आपको व्याकरण का बेसिक नहीं पता होना। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, आपको ये सारी चीजें नहीं पता, इनके भेद नहीं पता। इस वजह से आपको पद परिचय को करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इनको पढ़कर अगर आप करोगे तो आप आसानी से करोगे। वैसे मैंने हर एक चीज के भेद आपको समझाए हुए हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है पहला प्रश्न, संपादक महोदय बधाई देने के लिए सीधे घर चले आए। वाक्य का रेखांकित पद होगा, तो यहाँ पर क्या है, महोदय। अब महोदय क्या है, संज्ञा है, और जाहिर सी बात है ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 जातिवाचक संज्ञा है। संपादक महोदय एक वचन ही है, पुरलिंग है, तो ये पुरलिंग है, कर्ता कारक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा सही है, सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी माँ को याद करके वे भावुक हो जाते हैं। रेखांकित पद का परिचय होगा। तो अब यहाँ पर बताना क्या है, माँ। ठीक है, माँ की क्या विशेषता है, अपनी है। तो ये हमारा सीधे सीधे किस में जा रहा है, ये जा रहा है सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपनी माँ है। ठीक है, अपनी माँ को, तो उसके साथ को लगा हुआ है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना विशेष जो हमारा रहता है, जैसे ये विशेष है तो इसका कारक क्या है, को है, तो इसका कारक भी आपका को ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया है, स्थान क्रिया विशेषण 4 तरह के हैं, चारों की तरह मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स बताए हुए हैं। जैसे रीतिवाचक के लिए हम कौन सा प्रश्न लगाते हैं, कैसे, कालवाचक के लिए लगाते हैं कब, उसी तरह स्थानवाचक के लिए हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं कहाँ। कहाँ लगाकर आपको क्रिया से प्रश्न करना है, और जिसमें उत्तर मिला वहां स्थानवाचक है, जहां नहीं मिलेगा वो स्थानवाचक नहीं है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं इसी प्रक्रिया से। हमें करना क्या है, क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न करना है। जैसे दिया है, नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। ठीक है, कहाँ हुई, संस्कृत पाठशाला में। उत्तर मिला
तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वे बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए श्रीलंका गए थे। गए थे क्रिया है, कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। उत्तर मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, 2 साल के प्रवास के बाद वे स्वदेश लौट आए। लौट आए, कहाँ लौट आए? स्वदेश लौट आए। आंसर मिला, तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। मानी जाती है, कहाँ मानी जाती है? उत्तर मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं दिया गया है, तो ये होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मैं बचपन में पिताजी से बहुत डरती थी। रेखांकित पद का परिचय होगा मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा भेद है इसका? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? क्रिया देखकर पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि मैं ही डर रही हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तीनों में आप देख रहे हैं खाली एक ही है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। तो यहाँ पर क्या है? सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 5 है, वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से शामिल रहते। रेखांकित पद का परिचय होगा। अब शामिल रहते, सिंपल सी चीज है, शामिल रहते। कैसे शामिल रहते? निर्लिप्त भाव से। तो कैसे लगे होने से कैसा कौन, जो हम जब क्रिया से कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं तो किस क्रिया विशेषण का पता करते हैं? वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें एक ही है, वो है आपका सी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमें हमेशा मैंने बताया जब रीतिवाचक का आप पता करोगे तो कैसे से आंसर आएगा। कालवाचक के लिए करोगे क्वेश्चन, कब लगाकर करोगे। स्थानवाचक के लिए कहाँ लगोगे, और परिमाणवाचक के लिए लगाओगे कितना। तो ये 4 क्रिया विशेषण होते हैं, चारों के साथ अलग अलग क्वेश्चन लिखता है और जिसका आंसर जिसके साथ मिलेगा वहां पर वही भेद होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शामिल रहते क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या है? अब हमारे पास अलंकार पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न रखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखें क्या है। निम्न निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, देखिए क्या है। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सोपग धोए। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। अब वो कह रहे हैं पानी, जो परात का पानी था उसको हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जल यानी कि आंसुओं से पूरा पैर धो दिया। इज इट पॉसिबल? नहीं, तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अब यहाँ पर क्या है? बसंत की जो रजनी है यानी कि रात्रि है, वो क्षितिज से धीरे धीरे उतर कर आ रही है, ये चीज कही गई है। अब रजनी यानी कि रात क्या है? रात जो है वो तो प्राकृतिक है। अब उसे उतर के आने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि उसका क्या किया जा रहा है? मानवीयकरण किया जा रहा है। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? मानवीयकरण अलंकार। तो यहां पर क्या होगा आपका ए। विद्या धन उद्धम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। अब इस काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आप सब समझदार हो तो अब तक निकाल लिए होंगे। यहाँ लगा है ज्यों, तो इससे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगर अब हम इसका अर्थ पढ़ें तो क्या होगा? बिना धन उद्धम बिना कहो जू पावे कौन, यानी कि विद्या का धन बिना परिश्रम किए कौन पा सकता है? कोई भी नहीं पा सकता। ठीक है भाई, विद्या के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के तो हमें ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला? बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। जिस प्रकार जैसे हमें बिना पंखे को हिलाए उसकी हवा प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार हमें जो है बिना परिश्रम किए विद्या का धन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ज्यों जैसा शब्द है, सपोज करने के लिए उदाहरण दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
नेक्स्ट आते हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने मधुफट फूटा ही करते, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, मृदु मिट्टी के हैं बने, यानी कि जो बहुत ही कोमल मिट्टी होती है उससे बने होते हैं घड़े, ठीक है। और यहाँ पर उस मृदु मिट्टी का तात्पर्य हमारे शरीर, घट का जो है तात्पर्य हमारे शरीर से भी, हमारा शरीर भी इस मिट्टी से ही बना है और ये भी बहुत कोमल होता है। तो यहाँ पर घट में दो चीजें, घट मतलब घड़ा मिट्टी का और शरीर, एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। ठीक। नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। चलिए देखते हैं क्या। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में ए मिल, अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे। नेक्स्ट है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा। नेक्स्ट है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वली हुए। तो यहाँ पर देखो क्या है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा। ये हमारा अरि मस्तक मतलब क्या हुआ, जो है आसमान के क्षितिज पर, वहां पर जो है आसमान का घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ पर तो क्या चाहिए, चेतक की बढ़ाई की गई है उसकी रफ्तार के लिए, कि जब चलता है तो जैसे लगता है कि आसमान के माथे पर जो है वो दौड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है चेतक की बढ़ाई करते करते बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो सही क्या है हमारा, सी। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, जहां पर हमारे नेक्स्ट जो का व्याकरण का टॉपिक है वो है वाच्य। वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न रखे गए हैं और 5 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप जो भी प्रश्न करेंगे 1 नंबर ही मिलेगा, जब 4 करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ता कौन है, लेखक, उनके साथ ने लगा है, तो कर्तवाच्य का पहला हमारे पास में जो ऑप्शन था वो सही आ रहा है। फिर खंडन किया किससे कनेक्टेड है, कर्ता से, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा आपका कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। संगतकार के द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए, जो ये वाक्य दिया गया है इसका वाच्य पहचानना। चलिए देखते हैं, संगतकार द्वारा, तो इससे हमें सीधे पता चला ये तो या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब इन दोनों का डाउट दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रिया पे आना पड़ता है। क्रिया का पता करो, क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। क्या दिया है, बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया, उत्साह बढ़ाया गया। सकर्मक या अकर्मक पता करने के लिए हमें क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना पड़ता है, उत्तर मिल गया तो सकर्मक है, नहीं मिला तो अकर्मक है। बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया, उत्साह बढ़ाया गया, तो उत्तर मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया है, द्वारा लगा है, तो सीधे सीधे ये हो जाता है कर्मवाच्य। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य होगा। तो ये वाक्य ऑलरेडी कर्तवाच्य में दिया गया है, तो इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। ठीक है, सिंपल। चलिए देखते हैं क्या है, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, जो ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर पाते हैं। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, ये भी गलत है। यहाँ पर सही जो सही है वो है आपका बी। कौन सा है, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है या है। अब आपको इन 4 वक्तव्य में से भाववाच्य ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया, क्या जारी किया गया, निर्देश, तो ये एक कर्मवाच्य है, तो इसको हटा दो। उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, रहा नहीं जाता, क्या खड़ा नहीं रहा जाता, खड़ा होना क्रिया है, खड़ा नहीं रहा जाता, क्या नहीं रहा जाता, आपको उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमें भाववाच्य लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, तो ये तो सीधे सीधे कर्तवाच्य है। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता,
दौड़ा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या दौड़ा नहीं जाता, उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा भाववाच्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही जब हम क्रिया के साथ, क्योंकि खड़ा होना क्रिया है और दौड़ा ये दो क्रियाएं हैं, बाकी ये सब सहायक क्रियाएं हैं, ध्यान रखना। तो इनके साथ जब हम उत्तर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसलिए हो जाता है भाववाच्य। नंबर 5, अब हमारे पास फिर से सुमेलित करने को है, चलिए सुमेलित कर लेते हैं। क्या दिया गया है, चलिए, घायल पक्षी से उड़ा नहीं जाता, ठीक है, से लगा हुआ है, तो हमें ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में से लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर उड़ा नहीं जा सकता, क्या, आंसर नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये चला गया भाववाच्य। तो पहले का भाववाच्य है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले का दूसरा है, गलत है, ये पहले का तीसरा है, गलत है। बी का पहले का तीसरा है, ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, पहले का तीसरा, ये भी सही है, पहले का पहला, ये गलत। तो हमारे दो ऑप्शन अभी सही चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो ये हमारा कौन सा आ गया, देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो चल रहा है कवि बादल में, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्तवाच्य। तो यहाँ पर दूसरे का पहला है, ठीक है, दूसरे का पहला यहाँ सही है, यहाँ दूसरे का दूसरा हो गया, तो बी कट हो गया हमारा, पर सी ऑप्शन सही है, तीसरे का दूसरा है, ये कर्मवाच्य। अब आप बोलोगे मैम उससे वह गीत नहीं गाया गया, यहाँ गाया जाना क्रिया है, नहीं गाया गया, क्या नहीं गाया गया, गीत नहीं गाया गया, उत्तर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया, इसलिए ये कर्मवाच्य में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, अब हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न खत्म हो गए, तो हमने कर लिया अपठित बोध और व्याकरण। अब हम आ गए अपनी पाठ्यपुस्तक पे। तो पाठ्यपुस्तक में काव्य खंड से और गद्य खंड से काव्यांश और गद्यांश रखा जाएगा, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और पूरे संपूर्ण गद्य पर आधारित प्रश्न है और संपूर्ण पद्य पर आधारित प्रश्न है, सब बहुविकल्पी है, ठीक है। वर्णात्मक वाला तो हमारा दूसरा सेक्शन है, उसमें करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारे गद्य खंड के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक गद्यांश रखा गया है, उसे पढ़ना है, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। क्या है देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। तो चैप्टर अभी तक समझ में आ गया होगा ना, एक कहानी यह भी मनु भंडारी का संस्मरण जो है। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए, पिताजी सारे भभकते रहे, बस अब यही रह गया है। पिताजी गुस्सा कर रहे थे कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, ठीक है। तो ये चीज बताया गया उन्होंने। ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इस पर आधारित है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखें क्या है, बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसे दिया गया है? अब जब पिताजी इस तरीके से कह रहे थे तो मन्नू तो घर पे थी नहीं, तो कौन था? माँ थी। तो निर्देश किसको दिया गया? माँ को दिया गया। तो सही क्या है? माँ को।
नेक्स्ट है पिताजी के भभकने का क्या कारण था। अब पिताजी इतना जो गुस्सा हुए इसका रीजन क्या था, उनके मित्र ने उन्हें आकर भड़काया था। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। मन्नू का हड़ताल आदि में भाग लेना, ये भी रीजन था, सही बात है, वो हड़ताल में भाग ले रही थी तो ये जिस पिताजी को पसंद नहीं थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मन्नू की गतिविधियों पर माँ की अहमियत। ठीक है, पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत, पिताजी की स्वयं ही मन्नू से नाराजगी। तो यहाँ पर भभकने का कारण था पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत। पिताजी के जो मित्र घर आए थे उन्होंने मनु भंडारी की शिकायत पिताजी से करी थी, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश की भाषा है। अब इस पूरे गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भाषा कैसे लगती है, हमें जरा थोड़ा सा उत्साह पैदा होता है मन्नू की बातों को सुन के, है ना। तो क्या है, ओजपूर्ण है, सूक्ति प्रदान है, मुहावरेदार है या संस्कृत निष्ठ है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बहुत सारे मुहावरों को भी देखा है, जैसे लू उतारना है, भबकना है, ये सभी क्या है, मुहावरे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा मुहावरेदार भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था। आजाद हिंद फौज के खिलाफ होने वाले मुकदमे के विरोध में, है ना। देखिए क्या है, आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, छात्रों के लिए बेहतर अधिकार और सुविधाओं के लिए, कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों के खिलाफ कार्यवाही के विरोध में। तो उसका सही रीजन क्या है, आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। आजाद हिंद जो फौज है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, तो उसका विरोध किया जा रहा था कि भाई इनके लिए कोई मुकदमा ना चलाया जाए। पांचवा प्रश्न है, पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित था। हड़ताल के आयोजन का था ना। देखिए क्या, आयोजित हड़ताल के समर्थन में, यातायात बंद करने के लिए, समारोह के आयोजन के लिए, दुकानें पुनः बंद करवाने के लिए। तो सही रीजन क्या है, आयोजित हड़ताल के समर्थन में। जो हड़ताल आयोजित की गई थी सब उसी के पक्ष में थे, इसलिए वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 में, जहां पर हमारे जो गद्य खंड है उसी के सभी पूरे पाठों में से, जो 6 पाठ है उनमें से ही कोई दो प्रश्न रखे गए हैं। इनको देखते हैं क्या है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां खांसी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे, अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो विकल्प सही नहीं है हमें उसका चयन करना है। देखते हैं क्या है। उसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण उन्हें काशी से विशेष लगाव था। ठीक है, अपने पुरखों के समान वे भी काशी के बालाजी से जुड़ा रहना चाहते थे। काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होने लगता था। बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के कारण दोनों ही काशी में जिनमें उनका लगाव था। तो सही रीजन इसका क्या है, काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर कम विश्वास प्रतीत होने लगता था। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि तो बाहर भी परफॉर्म करने के लिए जाते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ काशी में ही करते थे। तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगने लगे थे। जब उन्होंने भरे पेट की डकार ली थी, है ना। देखते हैं, उन्हें पहली बार रेलगाड़ी के डिब्बे में देखकर, उन्हें खीरा खाने की तैयारी करते हुए देखकर, उन्हें खीरा सूंघ कर उसका रसास्वादन करते देखकर, उनके बिना खीरा खाए ही ऊंची डकार को सुनकर। यानी कि उन्होंने खीरा तो खाया नहीं और तब भी वो ऊंची डकार ले रहे थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, जहां पर हमारे काव्य खंड पर आधारित 6 अध्यायों में से कोई एक काव्यांश रखा गया था, वो हमें पढ़ना था और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने थे। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित गद्यांश ये पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, नात शंभु धनु भंज निहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा, आये सु कहाँ कहीं किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करी लड़ाई। तो परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम जी कहते हैं कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला नाथ आपका ही, शंभु धनु को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो भाई इस पर परशुराम जी कहते हैं कि भाई
जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, आपने तो लड़ाई करने का काम किया है मेरे आराध्य का धनुष तोड़कर। सुनो राम जेहु शिव धनि तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा। सो बिलगाऊ बिसाई समाजा, नाते मारे जाहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरु अवमाने। बहु धनु तोरी लरकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। जेहि धनु पर ममता के ही होतु, सुनि मुरसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संकसार। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं परशुराम जी कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा उसी प्रकार शत्रु है जैसा कि सहस्त्रबाहु था। इसलिए वो व्यक्ति पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो ये पूरी सभा में बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे ना जाने कितने धनुषों को तोड़ा। बोले ना ये यहाँ पर, बोले परसो धरे अब माने, यानी कि परशुराम परसु धरे अब माने, यानी कि बहुत ही मान के साथ परशु को धारण करने वाले से लखन जी बोले बहु धनु तोरे लड़काई, यानी कि हमने बचपन में तो ना जाने ऐसे कितने धनुषों को तोड़ा है। कबू ना असीर इसे कहीं गुस्साई, कभी किसी ने हमसे इस तरीके से गुस्सा नहीं किया। भैया जैसे आप गुस्सा कर रहे हैं एक धनुष को तोड़ने से, ऐसे तो हमसे किसी ने गुस्सा नहीं किया। जे ही धनु पर ममता केहू होती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों है? भाई धनुष तो बहुत है, इसी धनुष पे ममता क्यों है? अब लक्ष्मण जी तो खाली वहां पर व्यंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं परशुराम को चिढ़ाने के लिए। क्या कहते हैं, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। ये सारी बात सुनने के बाद गुस्सा होकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी बोलते हैं हे नभ बालक कास बस बोलत तो ही ना संभाल कर, यानी कि हे नभ बालक, हे राजा के बालक, तुम्हारे सर पर काल आ गई है, यानी कि मृत्यु आ गई है, इसलिए तुम्हारी जबान तुम्हारी समझ में नहीं है, तुम जबान संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकारा, तुम्हें सारे धनुषों के समान ये धनुष रखता है। ये शिव जी का धनुष है, ये पूरे संसार में विदित है, और तुम्हें ये बहुत ही नॉर्मल सा मतलब सामान्य धनुष बाकी धनुषों की तरह लगता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या दिया है, नात शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। पंक्ति के संदर्भ में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? भाई राम जी ने तो बहुत ही, भाई उन्होंने धनुष तोड़ा है, जिससे परशुराम गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, क्रोध के साथ जो है वो उपस्थित हुए, लेकिन इसके बावजूद राम जी बड़ा काम एंड कूल होकर बोल रहे हैं। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, उनके स्वभाव की विनम्रता कि बल उनके पास भी है लेकिन वो अहंकार नहीं करते, उनसे उनकी विनम्रता का पता चलता है। संयम, सरलता, विनम्रता या वीरता, तो सही क्या है, विनम्रता। नेक्स्ट आते हैं, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी कि भाई सहस्त्रबाहु के समान तुम मेरे शत्रु हो और इस पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़े हो जाओ, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, ऐसी इन्होंने पूरी धमकी दी थी। चलिए देखते हैं क्या है। सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की धमकी दी, बिल्कुल सही है। राजा जनक की सभा से बाहर निकल आने की धमकी दी, ये भी सही है। राजा जनक की सभा में उसे मार डालने की धमकी दी, ये भी सही है। उसके साथ आजीवन शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की बात करी, ये बात नहीं कही थी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, लगाना तो हमें सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि भाई वो पहली धमकी उन्होंने कौन सी दी थी? पहली धमकी उन्होंने बोली थी कि सहस्त्रबाहु के समान जो है वो शत्रु होगा, तो हम उसी पर यहाँ पर टिक लगा देते हैं नंबर 1 पे। सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की धमकी दी है। चलिए तीसरा प्रश्न आते हैं, नाते मारे जाहे सब राजा, यह कथन परशुराम के डैश का उदाहरण है। क्या चीज पता चल रही है, नाते मारे जाहे सब राजा, यानी कि सभा में अगर वो व्यक्ति बाहर निकल कर नहीं आया तो इस सभा के सारे व्यक्ति मारे जाएंगे। तो परशुराम का क्या पता चलता है, शौर्य, अहंकार, क्रोध या गौरव। तो सही क्या है आपका, अहंकार, कि मतलब आपको अपने बल पर इतना अहंकार है कि आप सारे राजाओं को मार सकते हो। ठीक है, ये चीज का। चौथा प्रश्न है, सेवक किसे कहा गया है? जो सेवा करने वाला हो, यानी कि जो सेवा करता है। मधुर वचन बोलने वाले को, सेवा करने वाले को, कभी क्रोध ना करने वाले को, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले को। तो सेवक कौन होता है, सेवा करने वाले को। परशुराम की धनुष पर ममता होने का कारण क्या है?
परशुराम जी उस धनुष को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके आराध्य शिव का धनुष है। ठीक है, देखिए क्या है, उनके आराध्य शिव का धनुष होना, उनके गुरु विश्वामित्र का धनुष होना, अपने पिता का आशीर्वाद समझना, धनुष का अत्यंत प्राचीन होना। तो उसका रीजन क्या है? अपने आराध्य शिव का धनुष होना। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 10, जो कि हमारे खंड आ का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे काव्य खंड आधारित संपूर्ण 6 पाठों में से जो है 2 प्रश्न रखे गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें पढ़ना है। देखिए क्या, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो 2 ही हैं, एक नंबर का एक रहेगा। चलिए देखिए, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? क्या कारण है कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता है? अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए, जो सही नहीं है हमें वो छांटना है। ठीक है, उसके समान ही अपनी पहचान बनाने के लिए, प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसके प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, या उसके स्वर को सहारा देने के लिए। सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पर उसका है कि अपनी पहचान बनाने के लिए, ये गलत है। वो वहां पर अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं गा रहा है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का कारण क्या है? बच्चा लगातार एकटक पिता को देखे जा रहा है, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पिता उसके लिए अपरिचित है, अभी तक उससे मिले नहीं है। ऐसा एकटक देखना उसका स्वभाव था, उसे पल के झपकाना नहीं आता। वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है, वह उनकी उपेक्षा करने का प्रयास कर रहा है। तो सही क्या है? वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उनको पहचानता नहीं है, इसलिए पहचानने की कोशिश कर रहा है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा खंड आ, और अब शुरू हो रहा है हमारा खंड बा। ठीक है, खंड बा में हमारे पास सारे प्रश्न अब वर्णनात्मक हैं, जो हमारे रहेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से, पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 से, और हमारे रचनात्मक लेखन। ठीक है, ये सारे प्रश्न आएंगे जो हमारे वर्णनात्मक रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो क्या है? हमारी क्षितिज बुक से प्रश्न है, और ये हमें दिख रहा है कि हमारे गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे गद्य खंड के 6 अध्याय हैं उनमें से रखे गए हैं 4 प्रश्न, करने हैं 3 प्रश्न। अब जो 3 प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा 25 से 30 शब्दों में, यानी कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर है। अब इसके लिए आपको 2 नंबर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे, तो 3 नंबर करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। पहला प्रश्न, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 करने हैं। पहला प्रश्न क्या है? वैसे तो पानवाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए उदास क्यों हो गया? देखिए, हम किसी का मजाक बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो एक तरीके से उसे हम अपना ही मानते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम अपनों के साथ क्रोध करते हैं, सब कुछ होता है। तो पान वाला भी कहीं ना कहीं जब तक कैप्टन जीवित था उसका मजाक बना रहा था, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था, उसका मनोरंजन तो होता ही होता था, लेकिन वो उसका डेली की एक चीज थी, उस व्यक्ति का इंतजार करना, उसके बारे में कहना। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ गया था, उसके जीवन का एक हिस्सा सा बन गया था। आज जब वो नहीं था तो उसे वो हिस्सा टूटता हुआ या खत्म होता हुआ दिखा, इसलिए वो उदास हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे जीवन की बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो जब तक रहते हैं हम उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो नहीं होते तब हमें समझ में आता है कि इस इंसान का क्या इम्पोर्टेंस थी हमारी लाइफ में। वैसा ही हमारे पान वाले के साथ हुआ कि जब तक कैप्टन था वो कैप्टन के रहने की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं ये उसकी देशभक्ति को भी दर्शा रहा था, उसके मनोरंजन को भी दर्शा रहा था, उसका कैप्टन के साथ संबंध को भी दर्शा रहा था। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो थी उनके आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पान वाला हमेशा ही कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर ना तो देशभक्ति का भाव नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति के प्रति हमदर्दी है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके अंदर था ये सारी चीजें। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है।
वह कैप्टन जैसे देशभक्त व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार साहब को जब उसकी मृत्यु की सूचना देता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। तो कैप्टन जो करता आया उसी का मजाक पान वाला बनाता था, लेकिन आज वही चीज उसे खल रही है। तो इससे पता चलता है उसके देशभक्ति की भावना, उसके अपनेपन का व्यवहार। ठीक है। खा प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं? पठित पाठ संस्कृति के आधार पर बताइए। संस्कृति जहां पर हमारी जरूरतें या जिज्ञासा हमसे किसी नई चीज की खोज करवाती है, तो यही चीज हमारी संस्कृति कहलाती है। लेकिन जब इसी चीज का इस्तेमाल करके, जो खोजी गई है उसका इस्तेमाल करके हम अपने रहने सहने ये सारी चीज़ों को में विकास करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, तो वो हमारी सभ्यता कहलाती है। तो ये शुरू तो होते ही हैं एक ही से, लेकिन इनका जो है स्वरूप अलग अलग होता है। संस्कृति नई चीज़ की खोज है, उसी चीज़ का प्रयोग करना और अपनी जीवन शैली को सुधारना, विकास करना सभ्यता कहलाती है। देखिए क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य की बुद्धि या उसका विवेक किसी नई वस्तु की खोज करे या नए तथ्य का दर्शन कराए, तो किसी भी नई वस्तु को खोज करना ही संस्कृति है। तो समझ में आया, जब हम किसी नई चीज की खोज करते हैं तो वो संस्कृति है। और नए आविष्कारों का उपभोग करना ही सभ्यता है। जो चीज नई खोजी गई उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, अपने रहन सहन में सुधार कर रहे हैं, तो वो हमारी सभ्यता है। उदाहरण के तौर पर आग की खोज या आविष्कार, इसे ही संस्कृति कहा जाएगा, क्योंकि एक नई चीज खोजी गई थी। आग का उपयोग कर स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सभ्यता है। तो खोजी जिसी भी रीजन से गई हो, लेकिन जब हमने उसका प्रयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाया तो अपने रहन सहन खान पान में हमने विकास किया, ये हमारी सभ्यता हो गई। शीतोष्ण में बचने को, शरीर को बचाने के लिए, ठंड के लिए आग का उपयोग करना, हाँ सभ्यता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। दोनों वस्तुएं एकदम भिन्न हैं, लोग गलती से दोनों को एक मानने की भूल कर बैठते हैं। तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, एक होगा तभी दूसरा होगा। प्रश्न संख्या ग है, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ऐसा क्यों कहा गया है? तो लेखक ने यहाँ पर एक वक्तव्य बोला, बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, यानी कि शहनाई को पहचान दिलाने वाले थे बिस्मिल्लाह खां, और उस शहनाई की वजह से ही जाने गए बिस्मिल्लाह खां। यानी कि शहनाई के बिना बिस्मिल्लाह खां अधूरे, और बिस्मिल्लाह खां के बिना शहनाई की कोई पहचान नहीं। आज भी जब हम शहनाई का नाम लेते हैं तो बिस्मिल्लाह खां का नाम अपने आप आता है, और बिस्मिल्लाह खां का नाम ले तो क्या होगा? शहनाई। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर सीधा तात्पर्य है कि ये चीज बोलते, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को पहचान दिलाने वाले ये दोनों ही रहे। शहनाई को इस विश्व भर में एक पहचान की मुकाम दिलाने वाले बिस्मिल्लाह खां रहे, और बिस्मिल्लाह खां को इसकी इतनी प्रसिद्धि दिलाने वाली शहनाई रही। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। लेखक ये मानता है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। शहनाई उनके व्यक्तित्व और साधना का अभिन्न अंग थी। उनकी उंगलियों के स्पर्श से शहनाई में जीवन आ जाता था। वे इसे केवल वाद्य नहीं बल्कि ईश्वर की इबादत मानते थे, जिससे उनकी पहचान अमर हो गई थी। तो कहते हैं ना, अपने काम से प्रेम करो तो वो काम तुम्हें पहचान दिलाएगा। स्ट्रगल होते हैं, हर एक काम में स्ट्रगल, कभी किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, पर होते हैं। तो आप अगर उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते हो तो एक दिन आपको प्रसिद्धि भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 14वां प्रश्न है हमारे का खा गा घा। ठीक है, गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे? अब जब वो घर से निकलते थे और जब तक लौट के नहीं आ जाते वो कुछ खाते नहीं थे। इसका कारण क्या था? देखिए, यहाँ पर बाल गोविंद भगत को साधु भी बताया गया है और गृहस्थ भी बताया गया है। साधु अपने नेम धर्म काम इन सब को लेकर पाबंद होते, इसीलिए जब वो निकलते थे तो कुछ खाते पीते नहीं थे, क्योंकि भैया उनका नियम धर्म होता था। अब चूंकि वो एक गृहस्थ थे, गृहस्थ होते हुए भिक्षा नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके पास तो क्या होता है भाई, साधु क्या है, अगर अपने घर से निकलते हैं कहीं पे तो भिक्षा मांगते हुए चलते हैं और अपना
काम लोगों से मांगते हैं, पेट भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि वो एक गृहस्थ थे तो उन्हें लगता था कि भाई गृहस्थ होते हुए हम भिक्षा क्यों मांगे। तो इन्हीं दो कारणों से वो जाना और आने के बाद घर आकर ही कुछ खाते थे। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष अपने घर से 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते थे। इस यात्रा में 4-5 दिन लग जाते थे। भगत इतने स्वाभिमानी थे कि पैदल आते जाते किंतु किसी का सहारा ना लेते थे। इसी प्रकार वे रास्ते में उपवास कर लेते पर किसी से मांग कर ना खाते थे। मतलब ऐसा है कि मांग के खा लें, ऐसा नहीं, क्योंकि वे कहते थे गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि भिक्षा का काम साधु को होता है, मैं तो गृहस्थ हूं तो मैं क्यों भिक्षा मांगू। इस प्रकार उन्होंने साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बनाए रखा। तो साधु होते हुए किसी से मदद नहीं लेना और गृहस्थ होते हुए वो भिक्षा नहीं लेते थे, तो दोनों के स्वाभिमान को बनाए रखते थे। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12 में, जहां पर हमारे काव्य खंड आधारित 4 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित कविताओं के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं ये 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब काव्य खंड के जो 6 अध्याय हैं उनमें से रखे जाएंगे आपके पास 4 प्रश्न, करने हैं 3 प्रश्न और उत्तर कितने में करना है, 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 2 नंबर, तो जब आप करेंगे 3 प्रश्नों तो मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मकथ कविता में कवि स्वयं को थका हुआ पथिक क्यों कहता है। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत तकलीफ हुई है उनको, बहुत ज़्यादा लोग उनके जीवन में उनको छला है, तो उनके जीवन में बहुत लोग आए चले गए, तो कई उनके जीवन में दुख रहे। जैसे एक पथिक रास्ता चलता है जब, तो वो चलते चलते थक जाता है, तो यहाँ पर कवि जो है वो अपने जीवन में मिलने वाली इन सारी धोखे तकलीफ से जो है वो थक चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको थका हुआ पथी कहा है। अब इस थके हुए पंथी को उसके जीवन का सहारा क्या है, उनकी मधुर स्मृतियां जो उनकी प्रेमिका या पत्नी के साथ उनकी गुजारी हुई है, जिसे उन्होंने पाथेय कहा है, यानी कि रास्ते को जीवन का एकमात्र सहारा। चलिए लिखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के कारण खुद को थका हुआ पथिक कहा है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के अभाव और दुखों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि ये जो अभाव है, जो तकलीफें हैं, इसी की वजह से उन्होंने अपने जीवन को थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने धराधर किसे कहा है और क्यों। तो यहाँ पर धराधर कवि ने किसको बोला है, उन्होंने बादल को बोला है। अब उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि जब धराधर बादल आते हैं तो बहुत गर्जन तर्जन होता है, उसी तरीके से जब क्रांति होती है तो उसकी वजह से उत्साह होता है, लोगों में वो शोर होता है, इसलिए उन्होंने उन्हें धराधर कहा है। उत्साह कविता में कवि ने धराधर बादल के लिए प्रयुक्त किया है, बादलों के लिए कहा है, क्योंकि कवि समाज में क्रांति व उत्साह की भावना का संचार करके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए बादल से आग्रह कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बादल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आओ, अब जो चीजें हो चुकी, घटित हो चुकी, अब उनको आपको बदलाव करना है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग को व्याधि क्यों कहा है। सूरदास के पद के आधार बताइए। व्याधि अर्थात रोग। अब उन्होंने क्या है, वो अभी तक बड़ा सुख भरा जीवन जी रहे थे, मतलब गोपियां अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में थी, माना कि उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको ये एहसास था श्री कृष्ण के प्रेम का। लेकिन जब योग संदेश आया तो उन्हें ये चीज़ पता चल गई कि श्री कृष्ण उन्हें प्रेम नहीं करते, अब उनसे मिलने नहीं आएंगे, तो अब उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। तो दुख, जब रोग होता है तो हमें तकलीफ होती है ना, तो इसीलिए उन्होंने व्याधि कहा है। क्यों, क्योंकि इस योग संदेश के सुनने मात्र से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तो अभी तक वो जो सुख का जीवन जी रही थी वो एकदम से समाप्त हो गया। चलिए क्या है, गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग संदेश को व्याधि कहा है, क्योंकि वह इसे अपने प्रेम और भक्ति के लिए बाधा मानती। अभी तक वो जो प्रेम कर रही थी श्री कृष्ण के लिए, वो कहीं ना कहीं बाधा का काम करेंगे। सूरदास के पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान को अस्वीकार करती हैं, ज्ञान मतलब योग का संदेश, क्योंकि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सर्वोपरि है। वे ये महसूस करती हैं कि योग और ध्यान की विधियां उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सकती हैं।
यानी कि आप ये सोचो कि भाई जो मेरे हृदय में पहले प्रेम था वो कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं इससे तकलीफ महसूस कर रही हैं, इसे अपने भक्ति मार्ग में बाधा मान रही हैं, इसीलिए उन्होंने इसे व्याधि कहा है। ठीक। चौथा प्रश्न है, अट नहीं रही कविता के आधार पर कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद मंद गंध पुष्पमाल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब फागुन मास आता है तो चारों तरफ प्रकृति में जो है वो खुशबू सुंदरता फैल जाती है, तो जैसे लगता है फागुन रूपी बच्चे के गले में फूलों की एक माला पड़ी है जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसीलिए उन्होंने बोला क्या है, मंद मतलब धीरी, गंध मतलब खुशबू, पुष्प मतलब माला, पुष्प मतलब फूल, और माल तो यानी कि जैसे लगता है गले में जो है एक फूलों की माला है जिससे भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो पूरा वातावरण उन्हीं फूलों से महका हुआ होता है। चलिए, तो यहाँ पर है हमारे पास पहला जो इसका उत्तर क्या है, कवि इन पंक्तियों में कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल के माध्यम से प्रकृति में व्याप्त चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है। चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो फागुन के गले में मंद मंद सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला पड़ी हो। तो फागुन का यहाँ पर जो है वो मानवीकरण किया गया, उसे जीवित बता दिया गया है एक बच्चे की माँ पे कि उसके गले में जो है माला पड़ी है। चलिए, तो अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में। ठीक है, अब 13 में हमारे पूरक पाठ्य पुस्तिका, कौन सी पुस्तक है हमारी, कृतिका भाग 2, उसमें से रखे जाएंगे 3 प्रश्न। भाई इस चैप्टर में ही, इस बुक में ही 3 चैप्टर्स हैं, तो उसी में से आपके सामने रखे जा रहे हैं 3 प्रश्न। ठीक है, इन तीनों में से हमें करने हैं सिर्फ 2 प्रश्न, और जो भी आप उत्तर करोगे वो 50 से 60 यानी कि दीर्घ उत्तरीय रहेगा। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 4 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, क्या दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको देने हैं, दीर्घ उत्तरीय है, तो यहाँ पर ये होंगे 8 नंबर के। तो एक प्रश्न 4 का, 2 हुए 8 के। क्या दिया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक है। जब उन्होंने एक जगह एक प्रेयर व्हील की बात करी, नार्गे उन्होंने प्रेयर व्हील बताई कि भाई इसको घुमाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जगह जगह लोगों के पाप मिटने या कम होने के लिए सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, यानी कि देश में अलग अलग रीति रिवाज हों, अलग अलग लोग हों, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है कि माने कि मतलब है इन पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो उस समय इन्हें ये लगा था कि यहाँ पर जो है सबकी क्या कहते हैं धारणाएं हैं या सब दिल से एक ही हैं। भौगोलिक अलग, जो पहाड़ हो, समतल हो, समुद्र हो, सब अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, लेकिन सबकी सोच और मान्यताएं एक ही हैं। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। क्या है, धर्म चक्र है। इसे प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को यह सुनकर एक बात समझ में आई कि चाहे मैदान हो या पहाड़, सभी वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक ही है, एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पर लोग अंदर से एक ही तरह से सोचते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। दूसरा प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में जिस ग्राम्य जीवन और संस्कृति का उल्लेख है उसमें वर्तमान में क्या अंतर आया है, क्या उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं? बहुत अंतर आया है, पहले से ग्राम्य जीवन में और अभी में बहुत फर्क है। तो ये मैं पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं हद तक पॉजिटिव भी है और कहीं हद तक नकारात्मक भी है। चलिए देखते हैं क्या है। माता का अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवार का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया, जहां लोगों के मध्य आलीयता की भावना है, यानी कि आत्मीयता, सब आपस में एक है, जो प्रकृति के करीब है। इसके विपरीत शहरों में लोग एकल जीवन यापन करने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उनमें आत्मीयता की कमी है। अतः वर्तमान में जो अंतर आए हैं वे सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग स्वार्थी हो रहे हैं, आत्म केंद्रित हो रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ वो सद्भावना, वो प्यार नहीं है।
तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एक मानव होते हुए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं। आपकी दृष्टि से वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार की रचना को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, एक रचनाकार का जो लेखन है वो बाहरी दबाव से प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए हम जो मन में फील करते हैं वो लिखते हैं, तो वो आंतरिक दबाव होता है। लेकिन कभी कभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहरी ये दबाव, हमें पैसों की ज़रूरत है, उसकी वजह से हम लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शायद अंदर से उतना महसूस ना कर रहे हों, ये चीज़ें। संपादकों के जो है वो प्रेशर होते हैं कि भाई लिखिए, तकादेदारों का जो है वो तकादा होता है कि भाई पैसे चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बाहरी रीज़न होते हैं जिसमें रचनाकार अंदर से चाहे अभी महसूस ना कर रहा हो, लेकिन लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं ही अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं, यानी कि वो जो अनुभव कर रहे हैं उसे ही लिखते हैं, और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव क्या है? तो बाह्य दबाव भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक लेखक को लिखने के लिए। ये दबाव क्या होते हैं? सामाजिक परिस्थितियां, समाज में आसपास इतना कुछ घटित हो रहा होता है कि मजबूर हो जाता है लेखक उसे लिखने के लिए। आर्थिक लाभ की आशंका, पैसा कमाना चाहता है तो लिखने के लिए मजबूर होता है। प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह, उनकी किताब है या संपादक है किसी न्यूज़ के, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर इस कॉलम के लिए लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो दबाव या प्रेशर भी उन्हें लिखने के लिए मजबूर करता है। फिर आते हैं विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव, यानी कि कुछ अगर एक पक्ष रखा गया है तो हमें पता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, तो हमारे अंदर से ये एक चीज़ होता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, इसे हमें क्या करना है, बताना है कि ये गलत है। तो वो विशिष्ट के पक्ष में रखने, अच्छी चीज़ रखने के पक्ष में जो एक दबाव होता है वो भी करना पड़ता है। चलिए अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर है आपके पास यहाँ एक संदेश दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास लगभग यहाँ पर 2 संदेश रहेंगे, दोनों में से हमें कोई एक संदेश करना है, ठीक है। क्या दिया गया है? आप कुमुद या कुमुदनी हैं। बड़े प्रयासों और प्रतीक्षा के बाद आपकी बहन का स्थानांतरण अपने गृह नगर में हो गया है। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखना है। तो आपकी बहन जॉब कर रही थी, वो कहीं और रह रही थी, अब कहीं जाकर उनका जहाँ पर उनका घर है वहाँ हुआ है। तो इस चीज़ के लिए अपनी बहन को आपको एक बधाई संदेश लिखना है। तो सबसे पहले आप एक ब्लॉग बनाएंगे, संदेश कौन सा है? बधाई संदेश लिखेंगे, डेट डालेंगे, समय डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे? प्रिय बहन। संदेश, तुम्हारा स्थानांतरण अपने गृह नगर में होने की खबर से हृदय प्रसन्नता से भर गया। तुम्हारे निरंतर प्रयास और धैर्य रंग लाए। अब तुम्हारे साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। तुम्हें नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह सहित कुमुद या कुमुदनी। तो जो भी आप हैं वो आप नीचे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहला संदेश हो गया। यहाँ पर अब हम आते हैं, ये दूसरा विज्ञापन है। अच्छा, यहाँ पर एक संदेश और एक विज्ञापन दिया गया था। संदेश हमने कर लिया, विज्ञापन देखिए क्या है। यहाँ पर दोनों में से आपको एक करना था, संदेश करिए या विज्ञापन करिए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आप एक पिक्चर बना दो, फिर देखो जल है तो कल है। अब क्या लिखेंगे? बूंद बूंद की कीमत समझें, जल बचाएं जीवन बचाएं। बेकार बहता पानी रोकें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारो। आज ही जल संरक्षण का संकल्प लें, पानी बचाओ धरती बचाओ। तो इस तरीके से जो फालतू का पानी बहता है वो एक प्रेरित करने के लिए आपने लोगों के लिए एक विज्ञापन तैयार कर दिया, ठीक। चलिए अब हमारे पास में क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे सामने दिए गए हैं 3 अनुच्छेद। 3 में से कोई एक अनुच्छेद करना है। क्या है देखिए, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। क्या करना है? 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई एक करेंगे, और जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको शब्द कितने लिखने लेने हैं? 120, और अंक कितने मिलेंगे? 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, साइबर सुरक्षा जागरूकता ही समाधान।
साइबर सुरक्षा, आजकल चारों तरफ ये जो इंटरनेट है और इसके ज़रिए होने वाले क्राइम है, क्योंकि सब कहीं हम लोग डिजिटली कनेक्ट हैं। हमारे अकाउंट्स हों, बैंक अकाउंट्स हों, हमारे सोशल अपने पर्सनल अकाउंट्स हों, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जो साइबर हैकर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी चीज़ों को हैक करते हैं या हमारे साथ किसी भी तरह का कुछ गलत स्कैम कर देते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे चल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, क्योंकि इनसे निपटने का तरीका यही है कि हम अवेयर हों। अब इसे आपको लिखना है 4 संकेत बिंदुओं में। पहला है भूमिका, अर्थ, वर्तमान में चर्चा का कारण और जागरूकता का प्रभाव। तो ये आपके पास 4 जो हैं संकेत बिंदु हैं, जिनके आधार पर आप ये अनुच्छेद लिखेंगे। आज हम सभी डिजिटली ही दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हर तरफ डिजिटल होते जा रहे हैं। तकनीकी नवीनीकरण के कारण आज हर क्षेत्र में मनुष्य ने अद्वितीय प्रगति कर ली है। आज हर कार्य ऑनलाइन हो गया है, चाहे कोई सामान खरीदना हो या किसी को पैसा भेजना हो। लोग आज पैसों से ज्यादा अपने डाटा के निजीकरण पर अधिक ध्यान देते हैं। आज साइबर युग ने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है जहां कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। हम ये सोचे कि हम कुछ छिपा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में साइबर ठगी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही। भाई जब सब कुछ पब्लिक है तो क्या होता है कि लोग हमको ठगने के लिए भी आ जाते हैं। अब देखिए जो सारी चीज़ें उजागर है उनमें क्या है, हम कहीं घूमने गए, हमने तुरंत बता दिया कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, हमने ये खरीदा, तो भाई लोग निगाह रखते हैं कि भाई ये बंदा घर पर नहीं है, इसका घर खाली है, वहाँ चलो। फिर दूसरा चीज़ है, ये खरीद रहा है यानी कि इसके पास पैसा है, इसको ठगा जा सकता है। तो हर चीज़ को पब्लिकली करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप सिर्फ अपने तक रखिए, ये आपकी अपनी पर्सनल खुशियाँ हैं। ठीक है। आज साइबर अपराध आम बात हो गई है। इसके अंतर्गत एक आम नागरिक से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियों और देश की सरकारों की महत्वपूर्ण कार्यालय जानकारियों को किसी के भी साथ साझा किया जा सकता है। यूं सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा है कि हम किसी के साथ भी ये साझा हो सकता है। इस डिजिटल युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है, तो उसे हर समय सजग रहना होगा। बहुत जरूरी है कि वो जागरूक रहे इस चीज के लिए। साइबर ठगी को रोकने के लिए जागरूकता का प्रसार करना आवश्यक है, यानी कि सबका अवेयर होना जरूरी है कि भाई किस तरीके से क्राइम होता है। साइबर ठगों से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। बहुत सारे सुरक्षा उपाय हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम सभी जगह पासवर्ड्स लगाते हैं तो वो पासवर्ड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। अपने बैंक के खाते की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपनी सभी निजी जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तुरंत स्टेटस डाल देते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वयं भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। यानी कि हमको अपने आप को भी अवेयर रहना है और हमारे साथ जो और भी लोग रहते हैं उनको अवेयर रखना है, क्योंकि इससे क्राइम रेट बढ़ जाता है। लोगों के जब जानते हैं तो हमारे साथ ठगी होने, अपराध होने का डर बढ़ता जाता है। ठीक है। अब हमारे पास में अगला जो है अनुच्छेद है, क्या दिया गया है? सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। बात सही है, इसके लिए मुझे कुछ देना तो है ही नहीं। एक बार सोलर पैनल लगा लो, उसके बाद आराम से सौर ऊर्जा का आनंद लो। सस्ती है क्योंकि हम पे तो हमें करना नहीं है, भाई बिजली का बिल आता है, देखिए हर महीने में पे करना पड़ता है, सौर ऊर्जा में कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा स्वच्छ है, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी तरीके से पर्यावरण को ठेस नहीं पहुंचाना। सूरज तो फ्री हमको ऊर्जा दे रहा है ना, तो उसका इस्तेमाल करो, है ना। देखिए क्या है, अब इसमें दिए गए हैं 4 संकेत बिंदु। भूमिका, स्रोत, देश के लिए क्यों आवश्यक और इससे लाभ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो पूर्णतः स्वच्छ और सस्ती होती है। आज का युग विज्ञान का युग है, अतः सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसे अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सरकार 2022 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख मेगावाट उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है कि इससे इतना उत्पादन होगा।
देश के कई हिस्सों में खेतों, छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक इमारतें चिन्हित की गई हैं जिन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से मनुष्य और प्रकृति दोनों को लाभ हुआ है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ऊर्जा का स्वच्छ रूप है, यानी कि बहुत नीट एंड क्लीन, इससे ज्यादा इसके पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इससे प्रदूषण का खतरा नहीं है। सोलर संयंत्र एक बार लगा देने पर उसे किसी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कि चलाने के लिए उसे हमें, जैसे बाकी समय गाड़ियों में चलाने में पेट्रोल चाहिए, वैसे इसको लगा चलाने की कुछ नहीं चाहिए, पैनल लगा दिया, फिर कुछ हमें नहीं करना है, बस मेंटेनेंस होती है उसकी। गांव में जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, वहां सोलर सेल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, तभी हमारा वातावरण सुरक्षित रह सकेगा। हमारे जीवन में सूर्य का अनेक दृष्टियों में महत्व है। दरअसल धरती पर मानव के जन्म से ही सूर्य की ऊर्जा लाभकारी रही है। हालांकि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, किंतु दुनिया ने ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोतों पर नए सिरे से काम चालू कर दिया है, जो जीवाश्म ईंधन की जगह ले रहा है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ। जो जमीन के अंदर गड़े हुए चीजें होती, जैसे मान लीजिए बहुत साल पहले जो है डायनासोर्स वगैरह मरे या जो कोई भी मरा, तो आजकल हमने बहुतों की तो हड्डियां मिलती हैं, लेकिन जितनी मिलती हैं उससे तो कहीं ज्यादा थे, तो वो सब कहीं ना कहीं दबकर ईंधन में बदल गए। ये तो हमारा हो गया जीवों से प्राप्त। अब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो गिरते हैं जमीन में दब जाते हैं, घर्षण होता है, उससे भी जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह बनते हैं, जैसे कोयला है, ये सारी कैसे बन रही है, ये सब जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि बहुत पहले ये पेड़ और पशु जमीन के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी प्रक्रिया से ईंधन में तब्दील हो गए थे। चलिए, अब तीसरा और आखिरी हमारे पास में जो अनुच्छेद दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हम सभी को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, भूमिका देनी है, इसका उद्देश्य देना है। सरकार की लगभग आधी आबादी, संसार की लगभग आधी आबादी महिला है। महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव, इससे कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये बताना है। देखिए क्या है, पृथ्वी पर महिलाओं के बिना जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। नारी को सम्मान देने तथा उनके समर्पण के लिए, उनका आभार जताने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर देना है। महिलाओं को उनका हक दिलाना और उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। साथ ही किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से भी इस दिवस को मनाया जाता है, कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसे रोकने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे निकल गई हैं। जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र में महिला कार्य कर रही है। महिलाओं को जब जब अवसर दिया गया तब तब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि वह पुरुष के बराबर ही नहीं, बल्कि कई मौकों पर वह उनसे कई गुना बेहतर साबित हुई हैं। आज विश्व पटल पर महिलाएं नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अब देखिए महिलाओं कितनी ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, वो कीर्तिमान कर रही है जो कभी किसी ने पहले किया नहीं, वो सारे काम वो करी। पुरुषों द्वारा भी कभी कभी कुछ काम जो नहीं किए गए वो महिलाओं द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। अब वह समय नहीं रहा जब महिलाएं घर की 4 दीवारी में बंद की जाती थी। अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भले वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। साल 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु वो अपनी राष्ट्रीय नीति का गठन किया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो उन्होंने नीति का गठन किया। महिला सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को दी थी। महिला सशक्तिकरण नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अब वो नीति जो चलाई गई उसका जो मेन पॉइंट्स जिन पर सरकार ने काम किया वो क्या थे। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना, क्या कि हर क्षेत्र में पुरुषों के समान उनको अधिकार दिए जाएं ताकि वो आगे बढ़ें। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति होने वाले हर तरह के शोषण
और भेदभाव को समाप्त करना। समाज में किसी भी तरह का शोषण महिलाओं के साथ हो रहा है तो उसे समाप्त करना सरकार की प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरह का अपराध उनके साथ नहीं होना चाहिए, ना ही उन्हें दबाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 16। तो अब हमारे दो प्रश्न बचे हैं, 16 और 17। तो 16 में हमारे पास दिए गए हैं 2 पत्र, दोनों में से हमें करना है एक पत्र। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला है, आप चंदा या चंदन है। खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। संयमित और स्वस्थ जीवन शैली का महत्व बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब आप चूंकि एक पत्र लिख रहे हो मित्र को, तो ये है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि आपका मित्र जो है उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है, जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने मित्र को समझाइए भी और उसे सपोर्ट भी करिए और उसकी जीवन शैली को सुधारने में। तो इस पर लिखेंगे पत्र, और ये अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले हम अपना पता देंगे, क्या है, रामदयाल कॉलोनी, नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2000, प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र के आगे आप नाम भी लिख सकते हैं। क्या है, नमस्ते, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी अस्वस्थ जीवन शैली को नजरअंदाज किया। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे लिए प्राथमिक है और मुझे खुद को भी सुधारना होगा। ठीक है, तो तुमको भी तो सुधारना है, लेकिन मेरी शैली भी कहीं ना कहीं खराब है, मुझे अपने आप को भी सुधारना है। संयमित और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सही आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्यता की देखभाल से तुम अपनी ऊर्जा बढ़ाओगे और खुशहाल जीवन जी सकोगे। ठीक, इस परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और हम साथ में इस मार्ग पर चल सकते हैं। हमें आपसी समर्थन और सहायता के साथ मिलकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, यानी कि स्वस्थ भी रहना है और संतुलित भी रहना है। इसके लिए हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और साथ में इस सफल यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सफल यात्रा का आनंद भी उठाएंगे। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं, साथ ही हम दोनों मिलकर अच्छे और स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम बढ़ाकर अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। ध्यान रखना, स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिकता है। भाई हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सारे काम कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ कर पाए। धन्यवाद, तुम्हारा शुभेच्छु, चंदा या चंदन। ठीक है, तो ये एक अनौपचारिक पत्र था। अब हम देखते हैं दूसरा पत्र क्या है। ठीक है, पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध कम तो हुआ है, पर अभी और सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आप ये एक संपादकीय पत्र लिख रहे हो, क्योंकि एक पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हो, तो ये सीधे सीधे क्या है, ये एक औपचारिक पत्र है। सेवा में संपादक, दैनिक जागरण, सिविल लाइंस, गोरखपुर, 1/2/2000। जो भी आप लिखोगे वहां पर डेट डाल दोगे, उसके बाद विषय लिखोगे, क्योंकि औपचारिक पत्र में हमें विषय लिखना होता है। शहर में होने वाले अपराधों के रोकथाम के संदर्भ में महोदय, आपके लभ्य प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि बाहर के नंदानगर और मुहद्दीपुर क्षेत्र में बीते दिनों कई आपराधिक मामले सामने आए हैं। उन मामलों से परेशान आकर हम सभी लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया और आपको पत्र लिखकर अपने थाना प्रभारी से अनुरोध करने का निवेदन किया कि वे कृपया इन मामलों का संज्ञान लें। हमने बताया था भाई अपराध हुए, तो हमने पत्र लिखा, उन्होंने संज्ञान ले लिया। पुलिस कर्मियों की टीम द्वारा उठाए गए कदम से अपराध काफी कम हुआ, यानी कि पुलिस ने जो ये कदम उठाए इससे उस क्षेत्र में अपराध बहुत कम हो गए हैं। अब इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे समाज को भी जागरूक करें। उन्हें बताएं कि समाज को अपराध मुक्त बनाने की पूरी जिम्मेदारी केवल पुलिसकर्मी की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की है। तो पुलिस ही अपराध को क्यों कंट्रोल करे, हमें भी उतना अवेयर रहना है, हमें भी जागरूक बनना है और लोगों को इस चीजों से बताना है कि भाई हमारा क्या कर्तव्य, हम वो कर्तव्य कर सकते हैं, तो इससे अपराध कम होंगे। आशा करता हूं
कि आप इस समस्या के समाधान के लिए अपने दैनिक समाचार पत्र में इसे स्थान अवश्य देंगे। सधन्यवाद, भवदीय, और नीचे आप लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, तो ये हो गए 2 पत्र। अब हम आ गए अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न में, प्रश्न संख्या 17 में, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र हैं। एक है स्ववृत्त और दूसरा है ईमेल। दोनों में से हमें करना था एक, और जो भी आप करेंगे उसके लिए नंबर मिलेंगे 5। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्ववृत्त। ठीक है, देखिए क्या दिया है। आप रजनी या राजन है। अगर आप लड़की हैं तो आप रजनी हैं, आप लड़के हैं तो आपका नाम राजन है। आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। आप उक्त पद के योग्य हैं। ठीक है, जो पद दिया गया है उसके आप पूरे योग्य हैं। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित कर लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त तैयार करना है। तो 80 शब्दों में आपको तैयार करना है आवेदन के साथ। आवेदन में भाई जैसे आप सभी को पता है औपचारिक पत्र है, उसी तरीके से आवेदन लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य, आभासा विद्यालय, कुरुक्षेत्र। विषय है प्रखर पत्रिका के संपादक पत्र के लिए अभिवादन। महोदय, विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना से जानकारी मिली कि आपने विद्यालय में प्रकाशित पत्रिका प्रखर के संपादक की आवश्यकता है। ठीक है, किसकी? प्रखर की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो ये सबसे पहले हमने लिख दिया आवेदन। अब आवेदन के बाद हम शुरू करेंगे स्ववृत्त। क्या है? नाम है राजन, पिता का नाम रमेश चंद्र, जन्मतिथि 13/3/1994, पता है वर्तमान विकास नगर करनाल, और स्थायी पता है 100 कर्णपुरी दिल्ली। मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल नंबर दीजिए। ठीक है, ये आप ऑर्डर यही रखेंगे, ध्यान रखिएगा स्ववृत्त में। अब आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताओं में हमेशा ध्यान रखना, आपको इसी तरीके से टेबल बनाकर पूरी शैक्षणिक योग्यताएं करनी है। सबसे पहले 10वीं से शुरू करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत। प्रथम श्रेणी में जो है आपने पास किया है और 70% अंक आए थे आपके। फिर आते हैं 12वीं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, गणित, ये आपके विषय रहे। फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया और 71% यानी कि 71% मार्क्स थे। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, कुरुक्षेत्र विद्यालय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, फर्स्ट डिवीजन, प्रथम आए आप, 72% मार्क्स हैं। फिर आपने मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता करी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, पत्रकारिता प्रथम, 70% मार्क्स आए थे। तो इस तरीके से चूंकि आप प्रखर कविता के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन भी होनी चाहिए, जैसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक, उस योग्यता के साथ मैं कई वर्षों से स्वतंत्र लेखन से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि जो हमने दी है ऊपर। मुझे पत्रकारिता में बेहद रुचि है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका कार्य सत्यनिष्ठा और पूर्ण कर्तव्य परायणता से करूंगा। आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पत्र पर सकारात्मक विचार करते हुए मुझे संपादक पद पर नियुक्त करें। ये चीज बता दी। सधन्यवाद, भवदीय, हस्ताक्षर कीजिए अपने राजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों में से एक क्वेश्चन यानी कि स्ववृत्त लेखन कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है ईमेल लेखन। दोनों में से एक करना था, स्ववृत्त हो गया। ईमेल, अगर आप ईमेल करते हो तो भी इसमें आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। देखिए क्या है, आप राजन या रजनी हैं, आपका नाम डिसाइडेड है। अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को वो लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। तो शाखा प्रबंधक को आप क्या कर रहे हैं, 80 शब्दों में आप एक मेल लिख रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले प्रेषक, आप वहां पर उनका ईमेल आईडी, प्रेषिती यानी कि अपना जो है आप प्रेषक आप हैं और प्रेषिती कौन है, जिसको आप भेज रहे हैं। विषय, खाते में नेट बैंकिंग सुविधा आरंभ करने के संबंध में महोदय। ठीक है, अब उसके बाद तो हमारा पूरा फॉर्मेट हमारे औपचारिक पत्र की तरह ही रहता है। देखिए क्या है, आपके बैंक में मेरा बचत खाता जिसका नंबर, क्योंकि हमें अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करें।
ताकि मैं आज के परिवेश के आधार पर ऑनलाइन खरीदारी करने की सुविधा का लाभ उठा सकूं। भाई आजकल सभी लोग ऑनलाइन करते हैं, हम नहीं करेंगे तो दिक्कत है, कर सकें। मैंने पिछले महीने में ही आपको ईमेल लिखा, किंतु उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मैं एक पहले ईमेल दे चुका हूं, आपने हमको वो सुविधा नहीं दी। आशा और साथ ही ये विश्वास करता हूं कि आप मेरी समस्या का उचित स्वतरित तो समाधान करेंगे, यानी कि आप सही और तुरंत कार्यवाही करेंगे, यानी कि मुझे जल्द से जल्द नेट बैंकिंग देंगे। धन्यवाद भवदीय राजन या रजनी। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ खत्म हो गया हमारा आज का ये प्रश्न पत्र, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर 2024 सेट नंबर 2। तो आपने देखा 1 और 2 में थोड़े प्रश्न जो है वो मिलते जुलते थे। इसका रीजन ये था कि कुछ क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है और कुछ लगभग वही ले लिए जाते हैं। तो ये चेंजेस में आपको क्वेश्चंस ध्यान देने हैं, क्या आपको नए मिले हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म हो गए। अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे आपके इस साल के सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। हम कई सारे सैंपल पेपर लेकर आएंगे जिनको करके हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे से आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न को समझ और जान सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोबारा, मगर अब की सैंपल पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।